जी वेलकम बैक। आज हमारा जो टॉपिक है वो आपको पिछली बार याद होगा, हमने सैम्पलिंग शुरू की थी और हमने शुरू में डिस्कस किया था कि इसकी पोजीशन क्या है हमारे ओवरऑल पिक्चर में। कि हम टॉपिक आइडिया हमें पता था कि हम किस चीज़ पे रिसर्च करना चाहते हैं, फिर हमने उसको रिफाइन किया मुख्तलिफ स्टेप से गुजर के। रिसर्च क्वेश्चंस हमारे जहन में आ गए। इस वक्त इसके दौरान थ्रू आउट हम लिटरेचर पढ़ते रहे। फिर हमने एक फ्रेमवर्क सा बना लिया, एक डायग्राम सा, जिसमें हमारे वेरिएबल्स आपस में लिंक होते हैं। फिर हमने अपनी हाइपोथेसिस और वेरिएबल्स समझी कि वह वेरिएबल्स आपस में लिंक्ड कैसे हैं। उनकी बेसिस पे हमने हाइपोथेसिस बनाई और हर वेरिएबल की कॉन्सेप्चुअल एंड ऑपरेशनल डेफिनेशन समझी। और उसके बाद हम सैम्पलिंग की तरफ आ गए थे। सैम्पलिंग पे हमने ये बात की थी कि सैम्पलिंग जो है वो बेस्ड होती है स्पेशली क्वालिटेटिव स्टडीज की, क्वांटिटेटिव स्टडीज की, सेंट्रल लिमिट थ्योरम पे। जिसकी बड़ी बड़ी बात यह है कि ये नेचुरल डिस्ट्रीब्यूशन होती है। तकरीबन दुनिया में हर चीज़ का डेटा इसी तरह डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, जिसमें मेजॉरिटी ऑफ द डेटा जो है वो मीन के करीब होता है। तकरीबन 68% डेटा एक स्टैंडर्ड डेविएशन लेफ्ट राइट जितना एरिया बनता है उसके अंदर होता है। 95% से ज़्यादा दो के अंदर होता है, और 99.7 के करीब तीन स्टैंडर्ड डेविएशंस में होता है। यानी कि मैंने आपको एग्जांपल बताई थी, मैं आपसे पूछूं कि आप लोगों के कितने बहन भाई हैं, तो आप लोगों में से जो भी आप मुझे जवाब देंगे, अगर उसका मैं मीन निकालूं और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालूं, तो आप लोगों में से 68% लोग मीन के एक स्टैंडर्ड डेविएशन ऊपर नीचे होंगे। इसी तरह 95 और 99 2 और 3%, 2 और 3 स्टैंडर्ड डेविएशन ऊपर या नीचे होंगे। फिर मैंने आपको बताया था कि सर आवाज नहीं आ रही। जी, आवाज़ नहीं आ रही आप लोगों को? किसी को भी नहीं आ रही? जी सर, आवाज आ रही स्टैंडर्ड आ रही है। डेविएशन जो आपने बताया था उसके बाद। हाँ जी, प्लीज़ सब लोग बताएं जी, प्लीज़ फीडबैक दें, आवाज़ आ रही है कि नहीं। जी सर, आवाज सर आ आ रही रही है। है। अच्छा, उस्मान, अभी तुम्हें सही आ रही है आवाज़? जी सर, आवाज आ रही है। और दूसरे वाला उस्मान जिसने कहा था नहीं आ रही? अच्छा, वो है ही नहीं, ठीक है। नहीं सर, मैंने नहीं कहा, मैं दूसरे वाला भी अवेलेबल है उस्मान अच्छा, की। दूसरे ने भी मुझे नहीं कहा आवाज आ रही है। किसने कहा कि नहीं आ सर रही? सर मैंने कहा था मुझे नहीं आ रही हाँ। थी आवाज। आना अच्छा बिल्कुल हाँ, फैसल अब वो बताओ, अब म्यूट हो सही गया है? था जैसे। अब सही है? सर अभी ठीक आ रही है जी अच्छा, सर, मैं अब थोड़ा आ रही सा है। रिपीट कर देता हूँ ताकि जो पार्ट मिस हुआ है वो भी तुम्हें पता चल जाए। अच्छा, मैंने ये कहा था कि जो क्वांटिटेटिव स्टडीज होती हैं, स्टेटिस्टिकल स्टडीज होती हैं, वो बेस्ड होती हैं सेंट्रल लिमिट थ्योरम पे। और सेंट्रल लिमिट थ्योरम का लुब्बे लुबाब ये है कि आपका मेजॉरिटी ऑफ द डेटा इट इज क्लस्टर्ड अराउंड द सेंटर। इवन अगर कोई एक आध वैल्यू बाहर भी निकल जाए तो नेक्स्ट वैल्यू वापस सेंटर के करीब आ जाती है, किसी भी साइड साइड पे बाहर निकल जाए। एग्जाम्पल मैंने ये दी थी कि अगर मैं आप लोगों से पूछूं, फॉर एग्जाम्पल, आप कितने किलोमीटर ट्रैवल करके आए हैं आज क्लास के लिए, और उसका मीन हो फर्ज करें 10 किलोमीटर, तो आज 68% से ज़्यादा क्लास के लोग जो होंगे वो 10 किलोमीटर से एक स्टैंडर्ड डेविएशन ऊपर और नीचे के अंदर अंदर जवाब देंगे। इसी तरह 95% लोग दो स्टैंडर्ड डेविएशन ऊपर और नीचे जवाब देंगे, एंड सो ऑन। इसमें अगली चीज़ देखने की ये है कि आप नॉर्मली डेटा कलेक्ट करते हैं सैंपल्स की शक्ल में। तो आपको नहीं पता होता कि पहला सैंपल जो है वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के सेंटर से मुझे मिलेगा या कहीं बिल्कुल साइड से मिल जाएगा या दूसरी साइड से मिल जाएगा। लेकिन जब आप इनफ सैंपल्स इकट्ठे कर लेते हैं तो सैंपल्स का मीन पॉपुलेशन के मीन्स को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया, अगर एक आध रीडिंग आपको बाहर से भी मिल जाती है तो दूसरी रीडिंग स्विंग होके वापस सेंटर के पास आ जाती है। अगर एक आध दूसरी तरफ बाहर से मिल रही होती है तो दूसरी स्विंग होके सेंटर के पास आ जाती है, एंड सो ऑन। जैसे फॉर एग्जांपल, आप अगर कॉइन टॉस कर रहे हो तो हो सकता है कि पांच में से तो तीन चार हेड आ जाएं, लेकिन 50 में से कभी 40 हेड नहीं आएंगे। जब आप 50 में से देखेंगे तो हेड और टेल्स 25-25 के करीब पहुंच चुके होंगे। और 500 में से तो बिल्कुल ही नहीं आएंगे। उनमें से तो बहुत ज्यादा 250-250 के करीब आप पहुंच चुके होंगे। और 5,000 में से तो कोई चांस नहीं है कि ज्यादा दूर हो, एवरेज 2,500 से। अच्छा जी, अगली चीज, हमने कहा था कि सैम्पलिंग करनी क्यों है। क्यों? क्योंकि अब पाकिस्तान में 24 करोड़ लोग हैं, सबका पता करना है कि उनकी कमाई कितनी होती है महीने की। तो 24 करोड़ लोगों से डेटा इकट्ठा करना लिटरली इम्पॉसिबल है। क्यों? आप आपको पता है कि पाकिस्तान की आखिरी सेंसस कब हुआ था, मरदमशुमारी कब हुई थी?
तो हम सिर्फ मर्दमशुमारी भी 10-15 साल में एक बार नहीं करा सकते, इतने ज़्यादा पैसे लगते हैं। तो फिर छोटा मोटा डेटा इकट्ठा करना तो इम्पॉसिबल है, इसलिए सैम्पलिंग की जाती है कि पैसे और टाइम बचाया जाए। और दूसरी क्यों रीज़न क्या है, क्योंकि ये हमारे पास अल्लाह ताला की तरफ से एक बहुत बड़ा गिफ्ट मौजूद है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की शक्ल में। टोटल डेटा इकट्ठा करना ज़रूरी होता ही नहीं है। ये हमें सेंट्रल लिमिट थ्योरम बताता है कि कोई गड़बड़ भी हो गई तो अगला ठीक हो जाएगा, और थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाओ तो बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा। इनफैक्ट बहुत सारी ऐसी स्टडीज़ हैं जो बताती हैं कि सोशल साइंसेज में एक 100 तक का पॉपुलेशन ठीक ठाक, 100 तक का सैंपल बहुत अच्छा सैंपल होता है। इनफैक्ट अगर आप अभी शायद थोड़ी देर में ये डिस्कशन में भी कहीं आए हमारे कि स्टेटिस्टिक्स में खुद जब 30 तक सैंपल होता है, यानी 30 से ऊपर सैंपल चला जाता है, तो जी टेबल यूज होना शुरू हो जाता है। यानी स्टेटिस्टिक्स की सारी साइंस खुद अज्यूम करती है कि 30th सैंपल के बाद नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करना शुरू कर देंगे आप। 30 से नीचे, यानी 29 या 30 या 25 या 22 इस तरह सैंपल हो नंबर, तो फिर आप एक और टेबल या एक और डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं जिसको स्टूडेंट्स टी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। तो टी से जी में शिफ्ट होते होना का जो थ्रेशोल्ड है वो 30 सैंपल्स है। एक और चीज़ कि आप किसी भी सॉफ्टवेयर पे, जैसे मिनिटैब है, जैसे एसपीएसएस है, जैसे आर है, या कोई भी और सॉफ्टवेयर जो कि स्टेटिस्टिक्स या स्टेटिस्टिकल एनालिसिस के काम आता है, उसमें आप एक विदाउट डेटा एक एक्सपेरिमेंट कर लें कि रैंडम डेटा डालें और नंबर उसमें बढ़ाना शुरू कर दें। पहले 30 रोज डालें, फिर 50 रोज डालें, वगैरह वगैरह। तो आपको समझ आएगा कि जब 400 से आप ऊपर जाते हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन की शेप तकरीबन कांस्टेंट हो जाती है। आपको डिस्ट्रीब्यूशन के जो स्टेटिस्टिक्स होते हैं, जो उसकी हेल्थ बता रहे होते हैं, वो भी तकरीबन रुक जाते हैं, उससे ऊपर नहीं जा रहा होता। इसका मतलब है कि बड़ी से बड़ी पॉपुलेशन में से भी अगर आप 400 लोगों का डेटा ले लें तो आप तकरीबन सारी की सारी पॉपुलेशन के बारे में नॉलेज हासिल कर लेते हैं। अब इसमें छोटा सा डिस्क्लेमर है कि जो कुछ चीज़ें इंतहाई क्वांटिटेटिव नेचर से दूर होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपने आज आपके आपके जिस्म के अंदर इंसुलिन कैसे काम कर रही है और मेरे जिस्म में कैसे काम कर रही है, इसको एवरेज आउट करना एक तो बहुत मुश्किल है, दूसरा बेकार बात है। अब एक बंदा, आपने 4 बंदे इकट्ठे किए, उनमें से एक डायबिटीज है, एक को ब्लड प्रेशर है, 2 को लिवर का प्रॉब्लम है, वगैरह। तो ऐसे फजूल बात है उनको एवरेज करना ना, तो एवरेज करनी ही नहीं चाहिए। तो इस नेचर की अगर कोई स्टडी हो तो उसकी मैं बात नहीं कर रहा। मैं उन चीज़ों की बात कर रहा हूँ जो बाय नेचर एक बड़ी इन्वायरमेंट को फॉलो कर रही होती हैं। जैसे पाकिस्तान में कितने पैसे मिलते हैं नौकरी करते हुए फ्रेश ग्रेजुएट को, अभी एक बड़ी इन्वायरमेंट है और मोर और लेस कॉमन है। उसके अंदर स्ट्रेटिफिकेशन हो सकती है कि आईटी ग्रेजुएट्स को अलग कर लो, मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स को अलग कर लो, एग्रीकल्चर वगैरह, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, इनको अलग कर लें। तो स्ट्रेटिफिकेशन आप कर सकते हैं, लेकिन बड़ी इन्वायरमेंट को कंफर्म कर रहे होते हैं सब। तो यहाँ तक हम पहुँच गए थे। और मैंने आपको ये वाली टर्म्स बताई थी इस तस्वीर के थ्रू, कि एक टारगेट या थ्योरेटिकल पॉपुलेशन होती है। जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान की पॉपुलेशन जो है, आप देखना चाहते हैं पाकिस्तान में लोग कितने अमीर हैं या गरीब हैं, तो आपकी थ्योरेटिकल पॉपुलेशन या टारगेट पॉपुलेशन पाकिस्तान है। फिर स्टडी या प्रैक्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है कि आप फैसला करते हैं कि मैं सिर्फ पिंडी इस्लामाबाद के लोगों को देखूंगा, तो ये आपकी स्टडी या प्रैक्टिकल पॉपुलेशन हो गई। और फिर वहाँ भी ऑब्वियसली 50 60 70 80 लाख लोग होंगे, तो उसके अंदर से फिर आप सैम्पलिंग करते हैं, 200 300 जितने भी 1000 जितना भी आप सैंपल लेते हैं वो सैंपल होता है। तो ये रिश्ता होता है सैंपल का स्टडी पॉपुलेशन का और टारगेट पॉपुलेशन का, या सैंपल का प्रैक्टिकल पॉपुलेशन का और थियोरेटिकल पॉपुलेशन का। मैं वापस वाली आपको स्लाइडें दिखा देता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ था टारगेट पॉपुलेशन, आई होप आप समझ गए हैं। सैम्पलिंग यूनिट, एक बंदा आपका इस केस में सैम्पलिंग यूनिट है। आप देखते हैं कि लोग अमीर हैं या गरीब हैं। फर्ज करें आप की स्टडी होती है कि हाउस होल्ड्स अमीर हैं या गरीब हैं, तो आपका सैम्पलिंग यूनिट हाउस होल्ड बन जाता। इसी तरह आप फर्ज करें जानवरों पे स्टडी कर रहे हैं, तो एक बकरी या एक गाय आपका सैम्पलिंग यूनिट बन जाता। अगर आप इनके फार्म्स पे स्टडी कर रहे हैं कि फार्म्स की इन्वायरमेंट क्या होती है, वहाँ की सक्सेस रेट क्या है, तो आपका यूनिट फार्म बन जाता। इसी तरह सैम्पलिंग फ्रेम क्या होती है कि जब आप अपने सारे सैम्पलिंग यूनिट्स को लिस्ट कर देते हैं, जिसके अंदर से फिर आप ड्रॉ करते हैं सैंपल्स, उसको हम सैम्पलिंग फ्रेम कहते हैं। और सैम्पलिंग स्कीम ये चीज़ होती है कि आप उनके अंदर में से किस स्कीम के तहत सिलेक्ट करेंगे। ये आज हम आखिरी के करीब हमारी स्लाइड है उस पर देखेंगे।
अच्छा जी, अब आपका सैंपल अच्छा है या नहीं है, तो तीन चीजें इस पे सबसे ज्यादा इम्पैक्ट डालती हैं। पहली चीज है सैम्पलिंग प्रोसीजर, कि आप किस तरीके से सैम्पलिंग करेंगे। इसको भी हम जब आखिर में जिस स्लाइड की मैं बात कर रहा हूँ तकरीबन आखिर में, वो सैम्पलिंग के टाइप्स देख लेंगे उसमें। फिर सैंपल साइज, जैसे मैंने आपको बताया, जो जो आप बढ़ाते जाते हैं ऑब्वियसली आपकी नॉलेज बढ़ती जाती है। इसमें थ्रेशोल्ड्स हैं 30, और फिर उसके बाद लेट मी फ्रेज इट एज वेल अबव 100। मैंने आपको बताया कि सॉफ्टवेयर के अंदर मेरी अपनी पर्सनल एक्सपेरिमेंट है कि 400 के बाद तकरीबन नियर परफेक्शन आ जाती है, लेकिन वेल अबव 100 को आपको हमेशा टारगेट करना चाहिए। और उसके बाद पार्टिसिपेशन, जैसे आप लोगों से डेटा तो मांग लेते हैं, तो क्या वो आपको डेटा वापस भेजते हैं क्वेश्चनेयर भर के, ये एक चीज़ है। और दूसरा क्वालिटी क्या होती है, क्या उन्होंने आंखें बंद करके टिक कर दिया या वाकई आपके सवालों का सही जवाब दिया। तो ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि, बल्कि मोस्टली आजकल के इन्वायरमेंट में ऐसा होता है कि लोग बिजी होते हैं, वो आपके कहने पे करने पे पार्टिसिपेट तो कर जाते हैं, लेकिन डिटेल में नहीं जवाब देते। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स बेहतर होता है कि 500 लोग इकट्ठे करने के बजाय सिर्फ 100, 150, इवन 60, 50 लोग इकट्ठे कर लें जो सही तरह आपको जवाब दे दें। अच्छा जी, अब यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, और ये पहली स्लाइड है आज की। एक चीज होती है प्लानिंग वैल्यू। जब भी आप सैंपल साइज ले रहे होते हैं और ये देखना चाहते हैं कि कितना सैंपल साइज हो, तो कुछ आपको ए प्रायोरी नॉलेज चाहिए होती है। ए प्रायोरी का मतलब होता है पहले से अवेलेबल नॉलेज। फॉर एग्जांपल उस पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन, बेसिकली सबसे ज्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन ही इस्तेमाल होती है प्लानिंग वैल्यू के तौर पे, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन बहुत क्लियरली आपको बता देती है कि जो डेटा है वो फैला हुआ है, यानी एक फ्लैट और छोटी हाइट के पहाड़ की तरह है, या बिल्कुल ऊंचा है सेंटर से लंबे पहाड़ की तरह है, K2 की तरह है, या इस्लामाबाद की मारगला की पहाड़ियों की तरह है। मारगला की पहाड़ियां फैली हुई हैं और छोटी छोटी हैं। गिलगित बल्तिस्तान में पहाड़ियां चोंच वाली और ऊंची होती हैं। तो ये इन दोनों से बड़ा क्लियर फर्क पता चल जाता है जब आप पॉपुलेशंस को स्टडी कर रहे होते हैं। क्यों? जो ऊंची चोंच वाले पहाड़ की शक्ल के पॉपुलेशंस होती हैं, उनमें वेरिएशन ज्यादा नहीं होती है, और मोर और लेस एक ही जैसा डेटा आपको मिल रहा होता है। तो अगर आपके पास दो पॉपुलेशंस हों तो आप क्लियरली उनको डिफरेंशिएट कर लेते हैं अगर वो करीब करीब हों। लेकिन जो फ्लैट और कम हाइट वाली डिस्ट्रीब्यूशंस होती हैं, उनमें वेरिएशन बहुत ज़्यादा होती है। एक बंदे का वजन 50 किलो होगा तो दूसरे बंदे का वजन 110 किलो होगा। अब आप इनके अंदर जब सैंपल इकट्ठे कर रहे होंगे तो कभी आप 52 पे होंगे, कभी 109 पे होंगे। तो अब इट डजेंट रियली मेक सेंस ना कि इन दोनों को एवरेज करके कहा जाए कि इन दोनों का वेट इतना है। तो वहां पे आपको फिर बहुत सारे सैंपल लेने पड़ेंगे। लेकिन ऊंची डिस्ट्रीब्यूशन, चोंच वाली पतली, उसमें एक बंदे का वजन 72 होगा, एक एंड पे, दूसरे एंड पे वजन होगा 75। इन दोनों का एवरेज करना बहुत लॉजिकल बात है और आपको बात बहुत जल्दी समझ आ जाती है। प्लानिंग वैल्यू आपको कहाँ से मिलती है? यानी स्टडी शुरू करने से पहले ही अगर आपको प्लानिंग वैल्यू चाहिए तो वो आपको इंजीनियरिंग के केस में डिज़ाइन स्पेसिफिकेशन से मिल जाती है। फॉर एग्जांपल, आप एक पार्ट बनाना चाहते हैं जो 5 mm का हो, और आपने मशीन पे प्रोडक्शन शुरू कर दी, और अब आप अपने आउटपुट को देख रहे हैं ये 5 का है या नहीं है, तो आपकी प्लानिंग वैल्यू आपको पता है कि 5 है, आप उसी से कंपेयर करेंगे। इसी तरह एक्सपर्ट ओपिनियन से आपको पता चलता है। जो फॉर एग्जांपल आप देखना चाहते हैं कि इस्लामाबाद में लोगों की एवरेज इनकम कितनी है, तो आप प्लानिंग डिवीजन में किसी कोई बंदा 25 साल से काम कर रहा हो, उससे आप पूछें तो वो आपको बहुत अच्छा एक एवरेज बता देगा। या CDA में एक बंदा आपको बहुत अच्छी एवरेज बता देगा, क्योंकि वो लोग इंटरेक्ट करते हैं पॉपुलेट आवाम से बहुत लेवल्स पे ना, तो उनको आइडिया हो जाता है कि कितना खर्च करने के काबिल है हमारी आवाम। फिर प्रायर स्टडीज से भी आपको मिल जाता है, आपके बेस पेपर से आपको मिल सकता है जिसमें ऑलरेडी उसने डेटा इकट्ठा करके कोई एवरेज निकाली होती है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकाली होती है। और अगर कहीं से नहीं मिल रहा, फिर आपको छोटी सी पायलट स्टडी करनी पड़ती है। आपको 15, 20, 30 ले लें, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप स्टूडेंट T से निकल के Z डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाएंगे, और उनकी जो स्टैंडर्ड डेविएशन होगी वो फिर आपकी प्लानिंग वैल्यू बन जाएगी। अब आप कहेंगे कि ये तो हमें पॉपुलेशन की चाहिए थी, यानी पूरे पाकिस्तान की चाहिए थी, और आप बीच में से 30 लोगों की लेके कह रहे हैं। तो मैं क्यों कह रहा हूँ
मैं इस अपने कॉन्फिडेंस की वजह से कह रहा हूँ, जो मुझे इसने दिया है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ने या सेंट्रल लिमिट थ्योरम ने, उसने मुझे बताया है कि आप बेशक गलत से ही शुरू कर दें, अल्टीमेटली आप ठीक जगह पे पहुंच जाएंगे, क्योंकि इट विल स्विंग बैक टू द सेंटर। सर ये डिजाइन स्पेसिफिकेशन का आपने क्या बताया था, वो हाँ, जरा मैंने प्लीज मैंने ये बताया दोबारा। कि इंजीनियरिंग स्टडीज में ना, इंजीनियरिंग स्टडीज में आपको रिक्वायर्ड आउटपुट पता होती है। जैसे फॉर एग्जांपल, आप एक पार्ट बनाना चाहते हैं जो जिसकी जो डाया है वो 5 mm है। फर्ज करें एक नट बनाना चाहते हैं, इंटरनल डाया 5 mm। तो ये आपकी डिजाइन रिक्वायरमेंट है ना। और एक मशीन पे आपने बनाने शुरू कर दी और अब आप देख रहे हैं 5 mm के बन रहे हैं या नहीं, तो आप किससे कंपेयर करेंगे बने हुए को? सैंपल से, प्रोटोटाइप से। प्रोटोटाइप से भी पहले आपको कस्टमर ने कहा है कि मुझे 5 mm वाला चाहिए ना, तो आप उसको 5 mm से कंपेयर करेंगे। ऐसा ही है। जी आप ठीक है कहेंगे पांच सर। एम एम हुआ तो ठीक है, वरना ठीक नहीं है। इसी तरह फर्ज करें, इवन सोशल साइंसेज में भी आप फैसला करते हैं कि मैं चाहता हूं, मैं इस्लामाबाद का मेयर हूं या जो भी हूं, और मैंने फैसला ये किया है कि मैं चाहता हूं इस्लामाबाद के सारे वर्कर्स 20 मिनट्स के अंदर अंदर अपने घर से अपनी वर्क प्लेस पे पहुंच जाएं। तो पहले हो सकता है कि आप देख रहे हो कि अभी सुजुकियों पे लोग जा रहे हैं, फिर आप देखें मेट्रो पे जा रहे हैं, फिर आप शायद कोई नया, फिर कोई बुलेट ट्रेन वगैरह लगाएं। लेकिन आपके दिमाग में एक प्लानिंग वैल्यू है, वो है 20 मिनट। तो आप हमें जब भी स्टडी करेंगे तो आपको अपने आप को एंकर करेंगे 20 मिनट में। तो डिजाइन स्पेक का ये मतलब है कि अगर आप ऑलरेडी आपको पता है कि निकलना क्या चाहिए और वही बिकेगा, तो उसको हम डिजाइन स्पेक कहते हैं। अच्छा जी, अगली चीज है सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग एरर। जब आप सैंपल कर रहे होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमने 2-3 एग्जांपल्स दे दी पहले ही ना, उनमें से किसी एक को जहन में रख लें। ट्रू वैल्यू फर्ज करें 5 mm है, और आप, सॉरी मैं सोशल साइंसेज पे चला जाता हूँ वहाँ, या मैं आपको आगे इंजीनियरिंग की एग्जांपल नहीं दूंगा ताकि हम कंफ्यूज ना हो, हम मैनेजमेंट साइंसेज पढ़ रहे हैं। हम लोग फर्ज करें, हम लोग सैंपल इकट्ठा करते हैं, और हमें पता चलता है कि इस्लामाबाद की लोगों की एवरेज इनकम जो है वो 1,10,000 रुपए है। अब ये हमारे डेटा से पता चला, हमें, हमने 100-150 लोगों से पूछा था। लेकिन एक फर्ज करें, एक कई स्टडी हुई है जिसको एक्चुअली पता है कि कितनी है, और वो उसने निकाला हुआ है कि नहीं वो 95,000 है। तो मेरे पास ये जो एरर आया, एक्चुअल वैल्यू और मेरे सैंपल से निकले हुए वैल्यू का, इसको हम सैम्पलिंग एरर कहते हैं। यानी इट इज द डिफरेंस बिटवीन एन एस्टिमेट derived फ्रॉम सैंपल एंड द ट्रू वैल्यू। अगर आप सारे के सारे इस्लामाबाद से निकालते हैं ट्रू वैल्यू, तो हमें पता ही नहीं है। ट्रू वैल्यू पता होती तो फिर हम सर्वे ही ना कर रहे होते। लेकिन बहरहाल, चूंकि हमारे पास प्लानिंग वैल्यू थी, अब थोड़ी देर में आप देखेंगे कि ये चीजें क्रिस्टलाइज होनी शुरू हो जाती है जब हम स्टडी में आगे बढ़ते हैं। तो एक, जब आपको पता लगता है कि आपका एरर कितना है, तो फिर आपको एक और तरीके से ट्रू वैल्यू पता चलनी शुरू हो जाती है। लेकिन आपको एक्चुअली तो नहीं पता होती, लेकिन आपको अपना एरर पता चल जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपको ये नहीं पता कि अच्छी बॉलिंग कैसे होती है, लेकिन आपको ये पता चल जाए कि आप अच्छी बॉलिंग कैसे नहीं कर पा रहे, तो आहिस्ता आहिस्ता आप अच्छी बॉलिंग करना शुरू कर देंगे, हालांकि आपको पता ही नहीं था अच्छी बॉलिंग क्या होती है। लेकिन कोई बंदा आपको ऑब्जर्व कर रहा है, वो आपको कह रहा है तुम्हारी कोनी टेढ़ी है, तुम जब स्विंग करते हो, हाथ को पीछे से लेके आते हो, तो वो तुम्हारे सर के ऊपर नहीं होता, साइड पे होता है। तो ये चीजें जब आप ठीक करना शुरू कर देंगे, तो अच्छी बॉलिंग तक आप पहुंच जाएंगे, हालांकि आपको पता नहीं था अच्छी बॉलिंग क्या होती है। अपने एरर ठीक करके आप अच्छी बॉलिंग तक पहुंच सकते हैं। तो यहाँ भी वही कॉन्सेप्ट है कि हम सैम्पलिंग एरर को हमेशा मेजर करने की कोशिश करते हैं, जो कि डिफरेंस होता है हमारे सैंपल और ट्रू वैल्यू के दरमियान। अब ये सैम्पलिंग एरर होता क्यों है? ये बहुत से फैक्टर्स की वजह से होता है। पहला फैक्टर है सैंपल साइज। आप, टोटल पॉपुलेशन 1,000 है, आप 2 लोगों से पूछ लेंगे तो प्रॉबेबली काफी सारा एरर आएगा। जब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते जाएंगे तो एरर कम होता चला जाएगा। फिर सैंपल डिजाइन, आपने, जैसे मैंने आपको बताया कि एक तरफ मियाँ वाली के लोग हैं जो 100-100 साल माशाल्लाह जिंदा रहते हैं, एक तरफ साउथ पंजाब के लोग हैं जो 65-65 साल जिंदा रहते हैं, एक तरफ कराची के लोग हैं जो 55-56 साल, 70 साल जिंदा रहते हैं, एक तरफ क्वेटा बलोचिस्तान के लोग हैं जो 62-63 एंड सो ऑन। पूरे पाकिस्तान की एवरेजेस आपको बहुत जगहों पे मिल जाती हैं। तो एक तरफ आप ले लें गिलगित का बंदा 105 साल की एवरेज वाला, दूसरी तरफ ले लें बलोचिस्तान वाला 62। तो ये ये बेकार सैंपल डिजाइन है, इससे आपको कुछ समझ नहीं आएगी। आपको 62 और 105 की एवरेज 7 फर्ज करें 80 मिल जाती है, तो ये दिस इज नो यूजफुल वैल्यू।
तो सैंपल डिज़ाइन आपका ठीक होना चाहिए, गिलगित वालों को अलग रखें, बता देंगे गिलगित के 15 लोगों को मैंने किया था, उनकी ये एवरेज आई, बलूचिस्तान वालों को अलग रखें, मियाँ वाली, मुल्तान, कराची, लाहौर, पेशावर, फैसलाबाद, एबटाबाद, सबको अलग अलग रख के, आज़ाद कश्मीर, और फिर अलग अलग बताएं, और उनकी एवरेज लेनी है तो ले लें, उससे आपको पाकिस्तान की एवरेज पता चल जाएगी, लेकिन आपके किसी काम नहीं आएगी। एवरेज आप क्यों लेना चाहते हैं? ऑब्वियसली आप इसलिए लेना चाहते हैं कि आप, शायद आप ये देखना चाहते हो कि मुझे पेंशन कितनी देनी है, शायद आप ये देखना चाहते हो कि उस इलाके में अस्पताल कितने बनाने हैं। तो आप देखें कि किसी केस में एवरेज यूजफुल है और किसी केस में नहीं है। फिर अगली चीज है सैम्पलिंग फ्रैक्शन। सैम्पलिंग फ्रैक्शन मोर और लेस जो है सैंपल साइज का एक और वर्जन है। सैंपल साइज आप बता रहे होते हैं 200 का सैंपल लिया मैंने, 150 का लिया, फ्रैक्शन उसी को परसेंटेज में डिवाइड कर देते हैं कि 200 लिया, टोटल पॉपुलेशन 25,000 थी, तो 200 जो है वो 25,000 का 0.9% या जो भी बनता है बन गया था। तो ये परसेंटेज में होती है, सैंपल साइज नंबर्स में होता है। और फाइनली है वेरिएबिलिटी विद इन द पॉपुलेशन। जैसे मैंने आपको बताया कि एक ऐसी पॉपुलेशन ले ली हमने जहाँ से गिलगित के लोग भी मौजूद हैं, लाहौर के भी, पंजाब के साउथ के भी, सिंध के भी, इंटीरियर के भी, साउथ के भी, बलूचिस्तान एंड सो ऑन, केपी के भी। तो ये कोई इनका इस ग्रुप को कॉमन ग्रुप बनाना सही बात नहीं है, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा वेरिएबिलिटी है। अब ये सैम्पलिंग एरर निकलता कैसे है? ये इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एस ई से, या स्टैंडर्ड एरर से। और इसका फॉर्मूला है, ये लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड एरर इज इक्वल टू एस, जो कि होती है सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन, ये मैं आगे आपको बताऊंगा कैसे निकालेंगे, डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन। एन होता है आपका सैंपल साइज। तो इन इस मैथमेटिकल फार्मूला से आप एरर निकाल सकते हैं। अब थोड़ी देर में हम देखेंगे कि इसकी यूजफुलनेस कैसे है। और इट कैन बी रिड्यूस्ड बाय इंक्रीजिंग सैंपल साइज। जैसे हमने ऊपर बताया कि सैंपल एरर हो रहा है सैंपल साइज की वजह से, तो सैंपल साइज बढ़ाते जाएं, सैंपलिंग एरर कम हो जाएगा। दूसरा इसने लिखा हुआ है स्ट्रेटिफिकेशन, यानी कि टुकड़ों में डिवाइड करना सैंपल्स को, गिलगित का टुकड़ा अलग, लाहौर का अलग, एंड सो ऑन, उससे वेरिएबिलिटी का मसला हल हो जाएगा। इस तरह आप सारे मसले मुख्तलिफ चीज़ों से हल करते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अब यहाँ पे आप लोगों ने एक टर्म पढ़ी हुई है स्टैंडर्ड डेविएशन ना, तो ये देखें आपके सामने जो तस्वीर बनी हुई है, इसमें नीचे लिखा हुआ है कि स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो एक सैंपल के अंदर की वेरिएबिलिटी होती है। यानी चोंच वाले पहाड़ की तरह है आपका डेटा एक सैंपल का, या फ्लैट पहाड़ की तरह है। अब ये समझें कि सैंपल ए, बी और सी तीन पहाड़ हैं, तो इनके अंदर जो वेरिएशन होगी, यानी इनके अंदर 100 साल वाला बंदा भी है और 40 साल वाला भी है, या मैक्सिमम 70 और मिनिमम 65 वाला है, तो दोनों में वेरिएशन में बहुत ज्यादा फर्क है ना, वेरिएबिलिटी में फर्क है। तो जो अंदर की वेरिएशन या वेरिएबिलिटी होती है उसको हम स्टैंडर्ड डेविएशन से नापते हैं। और जो सैंपल्स की आपस में होती है, यानी सैंपल ए में 15 लोग थे, हम उन 15 लोगों की आपस की बात कर रहे हैं, और सैंपल ए, बी, सी तीन सैंपल हैं, हम इन तीन सैंपल्स के मीन्स को कंपेयर करके ऊपर बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड एरर। तो स्टैंडर्ड एरर जो है वो बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा होता है वेरिएबिलिटी अक्रॉस सैंपल्स को। हालांकि निकाल हम सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन से रहे हैं। अब कैसे, इसको हम आगे देखते हैं। ये हो गया सैम्पलिंग एरर। अब इसके अलावा जितने भी एरर होते हैं उनको हम नॉन सैम्पलिंग एरर कहते हैं। फॉर एग्जांपल आपको लोगों ने जवाब ही नहीं दिया, नॉन रिस्पॉन्स, वो नॉन सैम्पलिंग एरर है। इसी तरह आपको उन्होंने जवाब तो दिया लेकिन आंखें बंद करके टिक लगा दिए, नॉन सैम्पलिंग एरर है। आपका क्वेश्चन एरिया बेकार था, यानी आपने ऐसा सवाल पूछ लिया कि अच्छा आप मैं आपकी इनकम जानना चाहता हूँ, तो बताएं आप जो है सिगरेट पीते हैं या नहीं पीते। यानी आपके जहन में ये है कि जिसके पास पैसे होते हैं वही सिगरेट पीता है। तो ये एक बुरा क्वेश्चन है। आप सबसे आसान ये है कि आप उसकी पे स्लिप पे हाथ पड़ जाए, आपका सबसे अच्छी चीज़ है, परफेक्टली बता देगा आपको कितना कमाता है। वरना आप ये उससे ये पूछ सकते हैं कि तुम फ्यूल पे कितना खर्चा करते हो, तुम घर से बाहर वीकेंड्स पे जाते हो या नहीं जाते, तुम लोग ईट आउट करते हो या नहीं करते, मरी वगैरह जाते हो या नहीं जाते। उससे फिर आपको कुछ ना कुछ समझ आना शुरू हो जाएगा। साल 2 साल बाद कहीं अब्रॉड वेकेशन के लिए जाते हुए नहीं जाते, तो आपको पता चल जाएगा वो कितना कमाता है। लेकिन अगर आप कोई ऐसी चीज़ पूछ लेंगे जिसमें एक्सटर्नस फैक्टर्स होंगे, तो यानी उससे हेल्थ से रिलेटेड में भी, तो उससे उसकी इमारत का शायद आपको पता नहीं लगेगा। रिस्पोंडेंट बायस। रिस्पोंडेंट बायस यानी कि कोई रिस्पोंडेंट है, बायस के बहुत सारे तरीके होते हैं। हो सकता है कि उसकी सोच में बायस हो ऑलरेडी। तो उससे आप पूछेंगे कि आजकल मुल्क की इकोनॉमी कैसी चल रही है, फर्ज करें वो नून लीग का है, तो आपको बताएगा बहुत अच्छी चल रही है, बायस है।
फर्ज करें वो पीटीआई का है, वो आपको बताएगा बहुत बुरी चल रही है, ये इट सेल्फ एक बायस है। तो फिर आपको इन चीज़ों को इस तरह डिज़ाइन करना पड़ता है कि वो वाली इनके अंदर से बायस निकल जाए। और प्रोसेसिंग एरर्स, आपने एक्सेल में डाला, मिनीटैब में डाला, वहाँ पे आपने 2 की जगह 21 लिख दिया, तो वो जो फिर उस तरह के एरर्स आएंगे वो नॉन सैम्पलिंग एरर्स होंगे। इनमें भी 2 किस्म के होते हैं, एक को हम कहते हैं सिस्टमैटिक एरर और एक को वेरिएबल एरर। सिस्टमैटिक एरर बेसिकली क्या होता है कि आप जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान में लोग कितना कमाते हैं ऑन एवरेज, और आपका क्वेश्चनर जो है वो खाली औरतों को चला जाए या खाली मर्दों को चला जाए, तो एक बायस आ जाएगी, क्योंकि आपको सिर्फ मर्दों की या औरतों की कमाई पता चलेगी। या और दूसरा जो एरर होता है उसको वेरिएबल एरर कहते हैं। वो किसी एक ओकेजन की वजह से तो एरर आ सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने पूछा कि तुम्हें कितनी देर लगती है दफ्तर से घर आने में, और उस दिन जो है ओले पड़ रहे थे, तो वो बेचारा कहीं उसको खड़ा होना पड़ा पुल के नीचे, उसके जहन में वो चीज़ चल रही थी। तो रोज तो उसको 20 मिनट लगते होंगे, लेकिन उसने कहा यार आज 3 घंटे लगे हैं, तो चलो 20 के बजाय आधा घंटा कह देता हूँ। तो ये एक आध इशू, एक आध दिन तो ऐसा इशू हो सकता है, लेकिन अगले दिन ठीक हो जाएगा, वही सेंट्रल लिमिट थ्योरम। अगले दिन जो क्वेश्चनियर भर रहा होगा वो ठीक जवाब दे देगा। अच्छा जी, आगे चलते हैं। मार्जिन ऑफ एरर, एक ये चीज पढ़ लेते हैं, फिर हम छोटी सी ब्रेक करते हैं क्योंकि टाइम खत्म हो रहा है हमारे कैनवस का, सॉरी जूम का। तो अ, आप जब जब कभी कहते हैं ना कि इमरान खान की अप्रूवल रेटिंग इस वक्त 70% है, ±5%, तो ये जो आप ±5% कह रहे होते हैं ना, इसको हम कहते हैं मार्जिन ऑफ एरर। यानी आप बेसिकली बता रहे होते हैं सुनने वाले को कि मैंने स्टडी जो की है, इसकी सैम्पलिंग मैंने कुछ इस तरह की है कि 5% एरर का चांस है। तो ये बेसिकली इट इज द अमाउंट ऑफ रैंडम सैम्पलिंग एरर इन द एस्टिमेशन ऑफ अ पैरामीटर। इसको आप कैसे यानी आप उनको बेसिकली ये बता रहे होते हैं कि मैं आपको बता तो रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर हाउस में 50 वॉशरूम है, लेकिन मैंने पूरे नहीं गिने, ये 40 से 60 के दरमियान कुछ भी हो सकते हैं। तो तुम जब कल अपने टीम भेजो सफाई करने के लिए वॉशरूम्स की, तो जहन में रखना है कि वो 40 भी हो सक 40 और 60 के दरमियान कहीं भी हो सकते हैं। तो इस चीज़ को हम कहते हैं मार्जिन ऑफ एरर। जब भी आप कोई प्रैक्टिकली काम करने लगते हैं, तो आपको हमेशा मार्जिन ऑफ एरर रखना पड़ता है, जिसको हम इंजीनियरिंग की जुबान में टॉलरेंस कहते हैं। तो यहाँ पे मार्जिन ऑफ एरर कहते हैं हम इसको सोशल साइंसेज में। अब मैं ये प्रेजेंटेशन बंद कर रहा हूँ, जूम बंद कर रहा हूँ, और उसी लिंक से दोबारा शुरू कर रहा हूँ 3 मिनट के बाद, ताकि हम नए सेशन शुरू कर लें, क्योंकि इसका टाइम खत्म होने वाला है जूम का।